भारत में पशुओं को पालने की परंपरा मानव इतिहास जितनी पुरानी रही है। वेदों में तो गौ पालन का जिक्र आता ही है। महाभारत में 5 पांडवों में नकुल और सहदेव गाय और घोड़ों के विशेषज्ञ थे। भारत में गायों की अच्छी नस्लों का विकास प्राचीन काल से ही होता रहा है। हालांकि सभी पालतू पशुओं में अच्छी नस्लों का विकास हजारों वर्ष में हुआ है, जिनमें घोड़े, बकरी, भैंस, भेड़, ऊंट आदि से लेकर कुत्तों की भी अनेक नस्लें विकसित हुई हैं। अब सवाल ये आता है कि किसी नस्ल को विकसित कैसे किया जाता है या कैसे एक अच्छी नस्ल तैयार होती है। इसके लिए हमें प्रजनन विज्ञान को जानना होगा, जिसका ज्ञान हमारे पूर्वजों को था। इसी कारण अनेक अच्छी नस्लें भारत में पाई जाती हैं। अब पशु तो प्रकृति की देन है, लेकिन प्रजनन विज्ञान की जानकारी से उन्नत नस्लें तैयार की जाती हैं। जैसे अच्छी मात्रा में दूध देने वाली गाय का ऐसे सांड के साथ प्रजनन किया जाता है जिसमें उस नस्ल के अच्छे गुण हों, उसके माता पिता की भी जानकारी पूरी हो, साथ ही दोनों एक ही स्थापित नस्ल के हों और दोनों के माता पिता अलग अलग हों। इससे अंतः प्रजनन को रोका जा सकता है और इससे अनेक प्रकार के आनुवंशिक रोगों की भी रोकथाम होती है। प्राचीन काल में प्रजनन के लिए अलग अलग आश्रमों से सांडों को लाया जाता था और उसी के आधार पर विकसित नस्लों का नाम होता था और उनमें वैसे ही गुण होते थे। अगर चर्चा को गाय तक सीमित रखें तो देश में हर प्रकार की जलवायु के अनुसार गाय की अलग अलग नस्लों का विकास हुआ है। देश में बेहद लोकप्रिय और सबसे अधिक दूध देने वाली नस्लों में गिनी जाने वाली साहीवाल नस्ल आजादी से पहले के पंजाब के साहीवाल क्षेत्र में तैयार हुई थी। अब ये क्षेत्र पाकिस्तान में है। असल में गाय की कई उन्नत नस्लों को विकसित करने में सर दातार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनका सबसे बड़ा योगदान साहीवाल नस्ल को विकसित करने का था। सर दातार सिंह अंग्रेजों के समय इंपीरियल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के उपाध्यक्ष थे, जिसे आज हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जानते हैं। तब के पंजाब और आज के पाकिस्तान में सर दातार सिंह के योगदान को देखते हुए एक नगर का नाम चक दातार सिंह रखा गया था और सन 1973 में दातार सिंह जी के देहांत पर चक दातार सिंह नगर का नाम बदलकर उनके योगदान को सम्मान देते हुए साहीवाल कर दिया गया था। अब पहले आश्रमों में पलने वाली शुद्ध नस्ल की गायें आज के भारत में मिलनी मुश्किल है। फिर भी अनेक विश्वविद्यालयों में और कुछ अच्छी गौशालाओं में कई भारतीय गाय की नस्लें अपने शुद्ध रूप में मौजूद हैं। गायों की शुद्धता बनाए रखने के लिए अनेक गौशालाएं सांडों का आदान प्रदान करती हैं और इसका पूरा रिकॉर्ड भी रखा जाता था। लेकिन पिछले कुछ समय में और खास तौर से 70 के दशक में शुरू हुए ऑपरेशन फ्लड के समय में हमारी देसी नस्लों की बहुत अनदेखी हुई और अधिक दूध के लिए विदेशी नस्लों से संकरण करके हमारी अनेक देसी नस्लों की शुद्धता खत्म हुई और कई नस्लें तो लुप्त ही हो गईं। लेकिन अब फिर से देसी नस्लों का महत्व लोगों को समझ आने लगा है और खास तौर से देसी गाय के दूध में पाए जाने वाले A2 प्रोटीन और अन्य गुणों के कारण स्वस्थ गाय एक साल में एक ही बच्चा देती है। अब अगर अच्छी शुद्ध नस्ल की गाय का फार्म तैयार करना है तो हो सकता है 100 शुद्ध गाय मिल भी जाएं, और अगर फार्म का मालिक इन्हीं शुद्ध नस्ल की गायों से 1000 गायें तैयार करना चाहता है तो करीब 10 साल से 15 साल में उसके पास इस नस्ल की शुद्ध गाय होंगी या देश भर में भटक कर गायों को जमा करना होगा। अब ऐसे में काम आ रही है भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक या कहें ETT। ETT तकनीक में एक ही गाय से एक साल में 10 से 20 बच्चे लिए जा सकते हैं। जी हां,
एक गाय से एक साल में 10 से 20 बछड़े या बछिया ले पाना भी संभव है, लेकिन इसके लिए अच्छी नस्ल की गायों के साथ अच्छे सांड की आवश्यकता भी अधिक है। ईटीटी एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक ही गाय में सुपर ओव्यूलेशन तकनीक द्वारा एक डिंब या अंडाणु के बजाय 10 से 20 अंडाणु लिए जाते हैं और फिर उन्नत नस्ल के सांड के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान से इन अंडाणुओं को निषेचित कर दिया जाता है और फिर जब ये अंडाणु भ्रूण बन जाते हैं तो इन भ्रूणों को निकालकर अन्य गायों में रोपित कर दिया जाता है और प्राप्त होते हैं एक गाय के 10 से 20 बछड़े या बछिया। और हाँ, जिन अन्य गायों में इन भ्रूण को रोपित किया जाता है वो किसी भी नस्ल की और दूध न देने वाली गाय भी हो सकती है। ईटीटी यानी भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के द्वारा अच्छी नस्लों को संरक्षित करने के लिए और उन्हें विकसित करने के लिए कई सरकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। ईटीटी आज बेहद आवश्यक है और इसकी सही जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है। हमारे पास उच्च गुणवत्ता की मादा पशु हैं, उनसे जो है भ्रूण तैयार करके और जो निम्न गुणवत्ता के पशु हैं जो जिनको हम सरोगेट मदर बोलते हैं उनके गर्भाशय ग्रीवा में हम ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि एक नियत अवधि के पूरी होने के बाद जो है गर्भकाल पूरी होने के बाद बच्चे को जन्म देती है, जो कि उच्च गुणवत्ता का बच्चा होता है, बछड़ा या बछिया होता है। तो इस तकनीक में जो है हम एक जो अच्छी गाय है उससे जो हम साल में कई बच्चे पैदा कर सकते हैं। भ्रूण की बात हम करें तो भ्रूण जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी जो नर पशु होता है उसके शुक्राणु और मादा पशु के अंडाणु जब मिलते हैं, जब निषेचन की क्रिया होती है फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसको हम भ्रूण बोलते हैं। और उस भ्रूण को जो है हम प्रयोगशाला में निकालते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत और फिर उसको दूसरे गाय में ट्रांसफर करते हैं। भ्रूण से ही बच्चे का विकास होता है, यानी भ्रूण जो है जो बच्चे का विकास हो रहा है उसकी प्राइमरी स्टेज है। निषेचन के बाद भ्रूण प्राइमरी स्टेज है और जिसमें फिर माता के गर्भाशय में वो इम्प्लांट होता है, फिर उसमें ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और एक बच्चे का विकास होता है। तो भ्रूण से ही जो है बच्चे का विकास होता है जो निषेचन के बाद बनता है। असल में देश विदेश में अच्छी नस्ल की भारतीय गायों की मांग बढ़ रही है और पारंपरिक तरीके से प्रजनन के जरिए इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए सरकार की ओर से ईटीटी को बढ़ावा दिया जा रहा है और किसानों और पशुपालकों में भी जागरूकता बढ़ रही है। एक कदम उन्नति की ओर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। ईटीटी तकनीक में एक ही गाय से एक साल में 10 से 20 बच्चे लिए जा सकते हैं। जी हाँ, एक गाय से एक साल में 10 से 20 बछड़े या बछिया ले पाना भी संभव है, लेकिन इसके लिए अच्छी नस्ल की गायों के साथ अच्छे सांड की आवश्यकता भी अधिक है। ईटीटी को कुछ लोग नई तकनीक मानते हैं और इसके बारे में कई भ्रांतियां भी हैं। सबसे पहली बात, ईटीटी नई तकनीक नहीं है और सच तो यह है कि ईटीटी का इतिहास 100 साल से भी अधिक पुराना है। ईटीटी का सबसे पहले प्रयोग आज से 100 साल पहले खरगोशों में किया गया था और 1930 के दशक में चूहों में भ्रूण प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया था। 1950 के दशक में भेड़ों, सुअरों और गायों में भ्रूण प्रत्यारोपित करने में सफलता मिली थी। शुरुआती समय में ईटीटी में भ्रूण प्रत्यारोपित करने की तकनीक में सर्जरी के द्वारा भ्रूण रोपित किए जाते थे और फिर
1960 के दशक में गाय और सुअरों में बिना सर्जरी के भ्रूण रोपित किए गए। फिर 1970 के दशक में तकनीक में सुधार होने के साथ मवेशियों में बिना सर्जरी के भ्रूण प्रत्यारोपित करने का चलन बढ़ने लगा, जो आज तक जारी है। ईटीटी में भ्रूण को निकालकर तुरंत अन्य गायों के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, या फिर तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित रख लिया जाता है और हिमीकृत या कहें फ्रोजन भ्रूण को आवश्यकता अनुसार बाद में प्रत्यारोपित किया जाता है। और इसमें भी सफलता 1972 में मिल गई थी, जब फ्रोजन भ्रूण को पिघलाकर एक चूहे का जन्म हुआ था, और फिर 1974 में जापान में ईटीटी के उपयोग से घोड़ों में बच्चे पैदा करने में सफलता पाई गई। तो ये आप समझ लीजिए कि भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक नई नहीं है, और विकसित देशों में तो मवेशियों, घोड़ों आदि में ईटीटी का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। और तो और भ्रूण को 2 हिस्सों में बांटकर जुड़वां घोड़े भी पैदा किए जा चुके हैं। भारत में भी ये तकनीक काफी समय से मौजूद है, लेकिन तकनीक महंगी होने के कारण इसकी मांग किसानों में अधिक नहीं थी, इसलिए ईटीटी इतनी लोकप्रिय नहीं हो सकी। लेकिन अब सरकारी मदद से कुछ गौशालाओं में भी ईटीटी का उपयोग नस्ल सुधार के लिए किया जाने लगा है। असल में देश विदेश में अच्छी नस्ल की भारतीय गायों की मांग बढ़ रही है, और पारंपरिक तरीके से प्रजनन के जरिए इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए सरकार की ओर से ईटीटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, और किसानों और पशुपालकों में भी जागरूकता बढ़ रही है। साथ ही गौशालाओं, डेयरी फार्म आदि में प्रजनन के लिए ईटीटी का उपयोग तेजी से शुरू हो रहा है। इस तकनीक से जो एवरेज आता है, हम साल भर में महीने में एक बच्चे गाय से पैदा कर सकते हैं। जनरली गाय में जो है साल भर में गाय एक ही बच्चा देती है, लेकिन जब हम भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक मोएट के अंतर्गत करते हैं, तो जिसमें जो है एक गाय से एक महीने में एक बच्चा, यानी एक गाय से एक साल में 12 बच्चे, 10 से 12 बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो नई टेक्निक आई है ओपीयू आईवीएफ, उसमें एक हफ्ते में एक बच्चा पैदा हो सकता है, यानी एक साल में 50 से 56 बच्चे उस तकनीक द्वारा हम पैदा कर पाएंगे। उसमें भ्रूण ज़्यादा बनते हैं। लेकिन अभी जो हम तकनीक यूज़ कर रहे हैं मोएट, उसमें जो है 20 से 25 भ्रूण बनते हैं, जिससे 10 से 12 बच्चे हमारे साल में पैदा हो सकते हैं। ईटीटी की खासियत यह है कि इसमें तैयार भ्रूण को कई वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सकता है, और इन भ्रूणों को देश के किसी भी कोने में तरल नाइट्रोजन में रखकर ले जाया जा सकता है। आज के समय अच्छे सांड के वीर्य को भी तरल नाइट्रोजन में रखकर एआई यानी कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयोग में लाया जाता है, और कृत्रिम गर्भाधान के लिए तैयार स्ट्रॉ या छोटी नलिकाओं से किसान या पशुपालक के घर जाकर गाय में उपयोग किया जाता है। अब एआई के कारण तरल नाइट्रोजन की उपलब्धता लगभग सभी जगह है, और जैसे एआई में वीर्य गाय के गर्भाशय में डाला जाता है, बस उसी तरह आने वाले समय में वीर्य के बजाय सीधे भ्रूण रोपित कर दिया जाएगा। इस तकनीक का लाभ ये है कि गाय भले ही किसी भी नस्ल की हो, लेकिन भ्रूण प्रत्यारोपण के बाद वो शुद्ध व उन्नत नस्ल के बछड़े या बछिया को ही जन्म देती है। यानी अगर किसी नस्ल की गाय भले ही संकर नस्ल की हो, ईटीटी के द्वारा उससे साहिवाल या गिर या थारपारकर गाय का बछड़ा या बछिया प्राप्त किए जा सकते हैं। अब जैसे जैसे ईटीटी का उपयोग बढ़ेगा और एआई के बजाय भ्रूण की मांग बढ़ेगी, तो इसके दामों में भी कमी आने लगेगी, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। ईटीटी के सफल होने में जहां अच्छी गुणवत्ता वाले अंडाणुओं की आवश्यकता है, वहीं अच्छी नस्ल के सांड के वीर्य की उपलब्धता भी अति आवश्यक है, और इसमें वीर्य एकत्रण तकनीक भी बेहद अहम हो जाती है। गुणवत्ता के वीर्य उत्पादन का किसानों को सीधे लाभ इस तरीके से दिया जाता है, जो हम सीमेन सप्लाई करते हैं अपने किसानों के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए, वो जो सांड हैं यहाँ पर पाले जा रहे हैं, उनकी दुग्ध उत्पादन, उनकी माँ का क्षमता बहुत अधिक होता है, जिससे 50 to 60%
जेनेटिक मटेरियल फीमेल जो प्रोजनी पैदा प्राप्त होती है उसमें ट्रांसमिट होता है। तो इससे जो किसानों के प्रोजनी बार में होती है, या बछिया बछड़े जो भी पैदा होते हैं, वो अधिक दूध उत्पादन वाले पैदा होते हैं। इसका पर्पज इस तरीके से है कि जब हम उनको अच्छे क्वालिटी का बिल ट्रांसमिट करेंगे तो 50% एटलीस्ट, तो हमारे बुल जो यहाँ प्रोक्योर किए गए हैं थ्रू आउट इंडिया से, उनकी माँ का दूध 10,000 लीटर एचएफ जो हम रेयरिंग करते हैं, 10,000 लीटर का मतलब 50 लीटर पर डे। तो 50 लीटर उसकी बुल का हमारे जो ब्रीडिंग वैल्यू है, उसमें माँ में जो हम सीमेन डालेंगे तो प्रोजनी में 50%, एटलीस्ट 25% भी अगर मदर का ब्लड आ जाता है, और 50%, तो 25 से 30 लीटर फर्स्ट जनरेशन में हम दूध उत्पादन बढ़ाने में सफल रहते हैं। पूरी दुनिया में भारतीय गायों की नस्लों की मांग बढ़ रही है। हालांकि 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में अनेक भारतीय नस्लें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे विकसित देशों में पहुंच गई थीं। इसका प्रमुख कारण हमारी देसी गाय की नस्लों में रोग से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। एक कदम उन्नति की ओर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक कदम उन्नति की ओर। आज के समय अच्छे सांड के वीर्य को भी तरल नाइट्रोजन में रखकर एआई यानी कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयोग में लाया जाता है, और कृत्रिम गर्भाधान के लिए तैयार स्ट्रॉ या छोटी नलिकाओं से किसान या पशुपालक के घर जाकर गाय में उपयोग किया जाता है। ईटीटी के उपयोग से कम समय में अच्छी नस्लों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, और वो भी कम खर्च में। ईटीटी तकनीक पूरी तरह स्थापित है। अब बस इसमें भी एआई की तरह पूरा नेटवर्क बनाने की जरूरत है। ईटीटी में जिस गाय में सुपर ओवल्यूशन यानी अधिक संख्या में अंडाणु तैयार किए जाते हैं, उसे प्राकृतिक या कृत्रिम गर्भाधान द्वारा निषेचित किया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक एआई का उपयोग अधिक करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे कोई रोग नहीं फैलता और वीर्य की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। ईटीटी को लेकर कुछ भ्रांतियां और भी हैं, जैसे कि इससे पैदा हुए बछड़े या बछिया में आनुवंशिक दिक्कतें आती हैं, गाय को तकलीफ होती है, और क्योंकि हार्मोन्स आदि दिए जाते हैं, इसलिए गाय सामान्य रूप से प्रजनन नहीं कर पाती। इसके अलावा भ्रूण को लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ईटीटी तकनीक पूरी तरह सुरक्षित है। हम एक तकनीक है सुपर ओवल्यूशन के द्वारा एक साथ बहुत सारे अंडे, उसके बच्चेदानी में जो अंडाशय होता है उसमें अंडे पैदा हो जाते हैं। फिर उसको हम अच्छी नस्ल की, एक बहुत अच्छी नस्ल के सांड के सीमेन के द्वारा उसका कृत्रिम गर्भाधान करा देते हैं। उससे क्या होता है, उसके अंदर फिर 15, 20, 30 तक एम्ब्रियो हमको बन जाते हैं। उन एम्ब्रियोज को निकाल कर हम दूसरी गाय, जिनको हम सरोगेट मदर कह सकते हैं, जिनकी जेनेटिक क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, जेनेटिक क्वालिटी का तात्पर्य है आनुवंशिक रूप से इतनी सक्षम नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा दूध दे सकें, तो लेकिन वो एक बच्चे को अच्छी तरीके से पाल पोस कर सकती हैं। तो उसको क्या करें, इन एम्ब्रियोज को हम उन कम दूध देने वाली क्षमता वाली गायों में हम प्रत्यारोपण कर देते हैं, और वो एज ए सरोगेट मदर के तौर पर काम करती है, और नियत समय पर, जैसे और गाय होती हैं 9 महीने बाद बच्चा देती हैं, वो बच्चा जिनका जेनेटिक मटेरियल उस गाय से कोई मैच नहीं करता जिसके अंदर वो पल रहा है,
वनस्पति, उसका जेनेटिक मटेरियल दोनों जगह दो बहुत अच्छे गाय और बहुत अच्छे सांड का मिश्रण होता है। और 9 महीने बाद जब उसका बच्चा पैदा होता है, अगर वो गाय बछिया हुई तो बहुत अच्छा दूध देगी, और अगर वो बछड़ा हुआ, मेल का हुआ, तो उसका जेनेटिक पोटेंशियल इतना अच्छा होता है, वो आगे चलकर फिर कृत्रिम गर्भाधान के तौर पर उस सांड का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग होगा। वर्तमान समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है। आज नई प्रौद्योगिकियों के कारण ऐसा भी संभव है कि भ्रूण सिर्फ मादा का ही हो, यानी गाय हर बार सिर्फ बछिया को ही जन्म देगी। इससे छोटे और सीमांत किसानों को काफी लाभ होगा। पूरी दुनिया में भारतीय गायों की नस्लों की मांग बढ़ रही है। हालांकि 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में अनेक भारतीय नस्लें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे विकसित देशों में पहुंच गई थीं। इसका प्रमुख कारण हमारी देसी गाय की नस्लों में रोग से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए विदेशी अपनी गायों की रोग प्रतिरोधिता बढ़ाने के लिए भारतीय नस्लों को ले गए थे। और अब बेहद गुणकारी A2 दूध की मांग बढ़ने से भारतीय नस्लों की फिर से मांग बढ़ रही है, और इसे पूरा करने के लिए ETT का व्यापक उपयोग आवश्यक है। आज गौशालाओं को फिर से गाय की उन्नत नस्लों के केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयास हो रहे हैं, और ऐसे में आवश्यक है कि ETT को बड़े स्तर पर अपनाया जाए और बड़ी गौशालाओं में ETT के केंद्र स्थापित किए जाएं और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। अभी तक क्या था कि हम जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण को गाय के अंदर पैदा करते थे, इसके नेक्स्ट लेवल की एक और तकनीकी हमारे यहाँ आ गई है, उस पर काम शुरू हो गया है। उसको कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में आप टेस्ट ट्यूब बेबी कह सकते हैं। जैसे कि मनुष्यों में टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग होता है, बिल्कुल हूबहू वही टेक्निक है, जिसमें क्या करते हैं कि हम गाय में इंसीमिनेशन न करा के, गाय में जो कृत्रिम गर्भाधान न करा के, सीधे उसके सुपर ओव्यूलेशन के पश्चात सीधे उसकी ओवरी या अंडाशय से सीधे हम अंडा निकाल लेते हैं, और इधर से जो हमारे पास अच्छी क्वालिटी का सीमन है, उसके द्वारा दोनों को हम टेस्ट ट्यूब में उनका फर्टिलाइजेशन करा देते हैं, और एक नियत समय पर फिर हम वही प्रक्रिया अपनाते हैं, सरोगेट मदर में उसको बच्चे में उसमें प्रत्यारोपण कर देते हैं, और वो गाय फिर नियत समय पर अपना बच्चा दे देती है। तो इस पर भी हमारा टेक्नोलॉजी, इस पर भी हमारी तकनीक शुरू हो गई। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से डेयरी उद्योग में बड़ा बदलाव आने के साथ रोजगार का एक नया साधन विकसित होगा। डेयरी में गाय की अच्छी नस्ल की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि अच्छे बुल फार्म्स यानी सांडों के फार्म भी स्थापित किए जाएं। देसी नस्लों के अच्छे सांड की संख्या काफी कम हो गई है, जिसका प्रमुख कारण गौ पालन को सिर्फ दूध तक सीमित कर देना है। सांड की कभी खेतों में किसान के जीवन में सबसे अधिक उपयोगिता थी, लेकिन धीरे धीरे गौ पालन का पूरा मॉडल ही बदल गया। लेकिन अब इस सोच में बदलाव आ रहा है, और सांड की अहमियत फिर से बढ़ रही है। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से सिर्फ कुछ ही वर्ष में अच्छी नस्ल के गौवंश की संख्या में तेजी से इजाफा किया जा सकता है, और गायों में अच्छे आनुवंशिक गुण भी डाले जा सकते हैं। देसी गौवंश ने फिर से वैज्ञानिक तथ्यों के साथ अपनी उपयोगिता साबित की है। प्रजनन के लिए अत्याधुनिक तकनीकों के प्रयोग से उच्च नस्लों की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही गौ आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को साकार रूप देने में भी और तेजी आएगी। ETT बदलते समय की मांग है, और इस प्रौद्योगिकी के साथ अब युवाओं को जुड़ने की आवश्यकता है। ETT की ट्रेनिंग लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सार्थक योगदान देने का समय है। ETT को समझें और अन्य लोगों को भी इस तकनीक की जानकारी दें, जिससे आने वाला समय गाय आधारित अर्थव्यवस्था का हो और देश की संपन्नता का हो, हमेशा के लिए। अगली कड़ी में देखिए टिश्यू कल्चर लैब, नई संभावनाएं,
नर्सरी में उन्नत बीजों को और अच्छी पौध तैयार करने में टिश्यू कल्चर लैब यानी ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की अहम भूमिका है। आजकल किसान अपने स्तर पर भी ट्रेनिंग लेकर टिश्यू कल्चर लैब स्थापित कर रहे हैं। क्या है टिश्यू कल्चर लैब? कैसे तैयार करें टिश्यू कल्चर लैब? क्या लाभ हैं इसके? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे धारावाहिक एक कदम उन्नति की ओर की अगली कड़ी में।